everyone, welcome to my channel. Let's read and learn with Jyotsna. This is part 4 of the chapter 8, How do organisms reproduce, of class 10 NCERT biology. In this video we will discuss some important questions from this chapter. तो ये questions मैंने कुछ तो NCERT बुक्स के questions हैं और कुछ प्रीवियस ईयर questions हैं, राइट। तो इससे पहले हमने चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और आज चैप्टर 9 की भी मैंने पार्ट 1 डाल दिया है, वीडियोस का कर चुके हैं हम। एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड रीड किया है, अच्छे से समझा है सभी चैप्टर्स को और सबके हैंड रिटन नोट्स भी दिए हैं। तो जिन्होंने भी मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोस जाके ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकते हैं आराम से। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, वाई इज़ डीएनए कॉपिंग नेसेसरी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, कि जो डीएनए की जो कॉपी होती है रिप्रोडक्शन के दौरान वो ज़रूरी क्यों होता है। In the process of reproduction, new organism is produced whose body designs are similar to the parent organism. तो हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं जिनका जो बेसिक बॉडी डिज़ाइन होता है वो सिमिलर ही रहेगा पेरेंट ऑर्गेनिज्म के। मतलब अगर ह्यूमन बीइंग का और न्यू ह्यूमन बीइंग्स में जो न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहे होंगे वो भी ह्यूमन बीइंग्स ही होंगे ना, कोई और दूसरा ऑर्गेनिज्म तो होगा नहीं। यानी कि जो बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर है जिससे हम पहचान सकेंगे भाई वो भी ह्यूमन बीइंग ही है, तो वो सेम ही होगा पेरेंट ऑर्गेनिजम्स के। जबकि अगर हम आगे फर्दर देखेंगे कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते ही हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो देखने में सिमिलर होते हैं बट नॉट आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते। क्यों? क्योंकि वेरिएशंस आ जाती हैं जब भी एक डीएनए की कॉपी होती है, जितनी बार भी होगी, जब जितनी बार सेल डिवाइड करेगा, जितनी बार डीएनए कॉपी होगा उतनी बार जो है हर बार वेरिएशन थोड़ा बहुत आता ही है। ये हम चैप्टर में एनसीईआरटी पढ़ते समय देख चुके हैं। तो वही हमने यहाँ लिखा है, डीएनए कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन ऑफ दीज बॉडी डिज़ाइंस। तो ये जो बेसिक बॉडी डिज़ाइन होता है जो सिमिलर रहता है पेरेंट ऑर्गेनिज्म के, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है बॉडी डिज़ाइन से किस में होती है, डीएनए में होती है। डीएनए कॉपिंग प्रोवाइड सेलुलर अपरेटस इन द डॉटर सेल्स। तो जो न्यू सेल्स बनते हैं उन्हें हम डॉटर सेल्स बनते हैं, और हमने देखा था कि एक सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनाता है, ठीक है। तो ये जो डीएनए कॉपी होता है इससे जो है न्यू सेल्स भी बनते हैं। डीएनए कॉपी होने के साथ साथ न्यू सेल भी बन रहा होता है, तभी तो डीएनए उसमें जाएगा कॉपी होके। दिस डीएनए इन डॉटर सेल्स विल कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ दीज सेल्स। तो वही डीएनए जो कॉपी होके जा रहा है डॉटर सेल्स में वही उसकी फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करेगा। डीएनए कॉपीज विल रिटेन द ट्रेट्स। जो डीएनए कॉपी हुए हैं उनके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं पेरेंट्स से यानी फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो आ रहे हैं वो सब उसमें किस में होंगे, डीएनए में ही रिटेन रहेंगे। और न्यू वेरिएशंस तो होते ही रहेंगे, ये सभी को पता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। जो इंफॉर्मेशन सोर्स है किसका, प्रोटीन बनाने का सेल में, वो उसका क्या नाम है। तो अभी हमने देखा और चैप्टर में भी देखा था वो क्या होता है, डीएनए। डीएनए जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उस वही क्या होता है, वही होता है इंफॉर्मेशन सोर्स होता है प्रोटीन बनाने का, ठीक है। तो डीएनए की फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और जो दो बेसिक इवेंट्स रिप्रोडक्शन के दौरान होते हैं वो क्या क्या होते हैं, फर्स्ट होता है क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी और सेकंड होता है न्यू सेल ऑपरेटर्स आर आल्सो फॉर्म फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दीज कॉपीज, दीज आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। तो वही अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि न्यू डीएनए कॉपीज बनती हैं और साथ ही साथ सेल ऑपरेटर्स भी बनते हैं, यानी न्यू सेल्स भी बन रहे हैं जो जिसमें ये डीएनए कॉपीज जाके उसके फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, जो न्यू सेल्स बन रहे हैं वो डॉटर सेल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए कॉपीज जनरेटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। जो डीएनए कॉपीज बन रही हैं रिप्रोडक्शन के दौरान वो सिमिलर होती हैं बट आइडेंटिकल नहीं होती हैं टू द ओरिजिनल। मतलब जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसकी डीएनए कॉपी उससे डीएनए के से जो है ये सिमिलर होता है बट आइडेंटिकल नहीं होता। तो इस स्टेटमेंट को हमें बताना है। तो हमने देखा था जितनी बार भी डीएनए कॉपी होगा उतनी बार उसमें न्यू वेरिएशंस आएंगी। एक तो जो पेरेंट में पहले से ही वेरिएशन जो उनके पेरेंट से आई थी वो होगी, और जो न्यू वेरिएशंस न्यू जनरेशन के दौरान कॉपी होते समय होनी है वो भी होगी। इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सेल्स आर यूज केमिकल रिएक्शंस। हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी से ही आंसर लिखा गया है कि केमिकल रिएक्शंस को यूज़ करते हैं टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। जो न्यू सेल्स बनेंगे, ठीक है, न्यू कॉपीज जो बनेंगी उसमें केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही न्यू कॉपीज बनती है। और सेल डिवाइड्स टू गिव टू राइज टू 2 डॉटर सेल्स। अभी बताया कि एक सेल जो डिवाइड होके
क्या करता है, 2 डॉटर सेल्स बनाता है। इसका डीएनए ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे कॉपी आ जाएगी उसकी बन के यहाँ पे कुछ वेरिएशंस के साथ, राइट। उसके बाद क्या कह रहा है, सो द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए विल हैव सेम सम वेरिएशन ईच टाइम। जितनी बार कॉपी होगा डीएनए उस हर टाइम कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है। डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर एंड नॉट आइडेंटिकल। जो डीएनए कॉपीज बन रही हैं वो सिमिलर होंगी और आइडेंटिकल नहीं होंगी, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, जो रिएक्शंस हो रही है केमिकल रिएक्शंस कॉपी करने के दौरान उनकी एक्यूरेसी पे। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल। कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो है एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं होती। इफ सम ऑफ द वेरिएशंस मे नॉट बी सो ड्रास्टिक that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits. Such a newborn cell will die. कुछ वेरिएशंस जो होते हैं वो इतने ड्रास्टिक होते हैं कि जो न्यू डीएनए कॉपी होती है और जो न्यू सेल्स बन रहे हैं वो उसमें काम ही नहीं कर पाते मिलके, और इतनी ज़्यादा वेरिएशन हो जाती है, और जो ये नया सेल बनता है वो क्या करेगा, वो सिंपली विल डाई आउट। देयर कुड बी मैनी अदर वेरिएशंस इन द डीएनए कॉपीज। कुछ वेरिएशंस और भी होती हैं, हो सकती हैं, जो इतनी ड्रास्टिक नहीं होती हैं कि भाई सेल ही नहीं काम कर सके और वो डाई हो जाए। ऐसा हर बार नहीं होता है। मोस्टली केसेस में वेरिएशंस ऐसी ड्रास्टिक नहीं होती हैं, कुछ केसेस में ड्रास्टिक हो जाती हैं। दिस टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर इवोल्यूशन। तो ये जो वेरिएशन की जो टेंडेंसी है रिप्रोडक्शन के दौरान, यही जो है इवोल्यूशन का बेस बनता है। न्यू स्पीशीज इससे ऐसे जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन होता जाएगा। ऐसे इसी से क्या होगा, न्यू स्पीशीज जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करेगा, न्यू स्पीशीज इवॉल्व होना शुरू होंगी। उस प्रोसेस को हम इवोल्यूशन भी बोलते हैं। हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। जो ये रिप्रोडक्शन है वो कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज को। तो हमने देखा था रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिजम्स सिमिलर टू दी पेरेंट ऑर्गेनिजम्स। अभी हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं जो सिमिलर होते हैं पेरेंट ऑर्गेनिजम्स के, बट आइडेंटिकल नहीं होते हैं। बेसिक बॉडी डिज़ाइन सेम रहता है। इट इज़ यूज एसेंशियल फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो ये रिप्रोडक्शन हमने देखा था कि क्योंकि ये बाकी लाइफ प्रोसेसेस जो हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब कैसे होते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, न्यूट्रिशन वगैरह सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बट रिप्रोडक्शन हमारा ऐसा नहीं है कि ये हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम रिप्रोडक्शन करते हैं, इसमें एनर्जी वेस्ट करते हैं। ऐसा हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था। क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इस प्रोसेस को किया जाता है। इट इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज सिंस ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव लिमिटेड लाइफ स्पैन। तो ये किसी भी स्पीशीज़ की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक लिमिटेड लाइफ स्पैन है। अगर एक ही पर्टिकुलर स्पीशीज़ में अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी और वही इंडिविजुअल रहेगा, वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, न्यू इंडिविजुअल्स नहीं बनाएगा, तो वो एक अपनी लाइफ स्पैन जी के ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वो स्पीशीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, तो आगे कैसे कंटिन्यू होगी लाइफ। तो फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैट स्पीशीज़, द ऑर्गेनिजम्स नीड टू रिप्रोड्यूस। इट इनेबल्स द स्पीशीज टू इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ये क्या करता है, इससे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी बढ़ रहे हैं, वही बात बार बार आ रही है। तो अगर रिप्रोड्यूस करेंगे तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी बढ़ रहे हैं। इट ऑल्सो मेंटेन्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द पेरेंटल जनरेशन एज द जेनेटिक मटीरियल इज पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इससे हम ये भी देख सकते हैं कि जो पेरेंटल जनरेशन है वो भी कंटिन्यू होता है, इसकी वजह से मेंटेन रहती है वो कंटिन्यूटी। और जो क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता जाता है, ऑल्दो कुछ वेरिएशंस आते हैं, बट जो बेसिक चीज़ है वो तो वो तो रहती है। द रेट ऑफ द बर्थ एंड द डेथ इन अ गिवन पॉपुलेशन डिटरमाइन इट्स साइज। तो जो बर्थ रेट होते हैं और जो डेथ रेट होते हैं पॉपुलेशन में, वो उस पॉपुलेशन के साइज़ को डिटरमाइन करते हैं। जैसा कि एनसीईआरटी में हमने डिस्कस किया था, अगर बर्थ रेट ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन का साइज़ जो है ज़्यादा होगा, यानी नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स उसमें ज़्यादा होंगे। अगर डेथ रेट ज़्यादा होगा और बर्थ रेट कम होगा तो पॉपुलेशन का साइज़ डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरिएशंस दैट कन्फर एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ओनली विल सर्वाइव इन अ पॉपुलेशन जस्टिफाई। कि जो वेरिएशन
जो है एक एडवांटेज देती है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को कि वो भाई अगर वेरिएशन उस ऑर्गेनिज्म में है तो वो ही सर्वाइव करेगा एक पॉपुलेशन में। तो इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है। तो ये भी हमने एनसीईआरटी में देखा था कि डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन डिफरेंट नीशेस। तो अलग अलग पॉपुलेशन अलग अलग नीश में रहती है। मैंने बताया था जहाँ जहाँ पे वो सर्वाइव कर रही होती है, उनका आसपास का एनवायरनमेंट की एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे वो कोई भी स्पीशीज सर्वाइव कर रही है विद द इकोसिस्टम, आसपास के ऑर्गेनिजम्स के साथ जहाँ पे उसका क्या रिलेशन है वो सब देखा जाता है, वो नीश होता है। तो नीश कैन बी चेंज ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज इंक्रीज। तो नीश जो है चेंज हो सकता है अलग अलग रीजंस की वजह से, जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए उस पर्टिकुलर अर्थ का, जो अगर टेम्परेचर डिक्रीज या इंक्रीज हो जाएगा तो उस नीश पे भी डिपेंड असर पड़ेगा उसका। अगर वो नीश पानी का है तो चेंज इन वाटर लेवल्स हो सकता है, या फिर मीटियोराइट हिट्स भी हो सकते हैं कि मीटियोराइट गिर सकते हैं तो एक पर्टिकुलर नीश को वहाँ पे उस जगह को वो हार्म पहुँचा सकते हैं और वो ख़त्म हो सकती है वहाँ की पॉपुलेशन। ड्यू टू दीज ड्रास्टिक चेंजेस इन अ नीश, किसी नीश में ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं तो पॉपुलेशन जो सर्वाइव कर रही होती है उस पर्टिकुलर नीश में वो क्या हो सकती है, कम्प्लीटली वाइप्ड आउट हो सकती है, मतलब ख़त्म हो सकती है। हाउएवर इफ़ सम वेरिएशंस वर टू बी प्रेजेंट इन अ फ्यू इंडिविजुअल्स, अगर कुछ वेरिएशंस उन पर्टिकुलर नीश में रहती हुई पॉपुलेशन के कुछ इंडिविजुअल्स में कुछ वेरिएशंस अगर होंगी तो उन पॉपुलेशन के, तो देयर वुड बी सम चांसेस टू सर्वाइव, तो कुछ चांसेस है कि वो सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, तो उनकी स्पीशीज़ बच जाएगी। क्यों? अगर कुछ ऑर्गेनिज़्म में कुछ वेरिएशंस हैं और वो जो चेंज हो रहा है उनके नीश में उसको वो रेज़िस्ट कर गए, झेल गए, तो वो क्या करेंगे? वो बच जाएँगे, चाहे बाकी पॉपुलेशन ना सर्वाइव कर पाए लेकिन वो तो बच गए, तो उनकी स्पीशीज़ के कुछ इंडिविजुअल्स तो बच गए, तो वही आगे रिप्रोड्यूस करेंगे, तो फिर से वो स्पीशीज़ कंटिन्यू हो जाएगी। राइट? तो यही हमने सीखा था। जैसे एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ था कि जो एक पॉपुलेशन बैक्टीरिया की टेम्परेट वाटर्स में अगर वो रह रही है और उस टेम्परेट वाटर का टेम्परेचर अगर बढ़ जाए बाय ग्लोबल वार्मिंग, तो मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरिया वुड डाई। तो ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या करेंगे? वो डाई हो जाएंगे, बट फ्यू वेरिएंट रेजिस्टेंट टू हीट, लेकिन कुछ बैक्टीरिया उसमें से ऐसे होंगे जिनमें वेरिएशन हो गया होगा और वो वेरिएशन की वजह से वो रेजिस्टेंट टू हीट हो गए होंगे कि हीट को वो झेल सकते थे। अगर इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर हो गया तो वो उनको अडेप्ट कर गई थी उनकी बॉडी उसके लिए, तो वो सर्वाइव कर जाएंगे। बाकी सारे चाहे ना सर्वाइव कर पाए, बट वो जिनमें वेरिएशन थी जो किससे रिलेटेड, रेजिस्टेंट टू हीट के रिलेटेड, वो सर्वाइव कर जाएंगे एंड ग्रो फर्दर। फिर वही वो ग्रो करेंगे आगे, तो फिर से उनकी जो स्पीशीज़ है वो बच गई, वरना पूरी ही स्पीशीज़ खत्म हो जाती है अगर वेरिएशन नहीं होता कुछ इंडिविजुअल्स में। वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम, इसलिए वेरिएशन जो है किसी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए यूजफुल होता है। वट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेजेस हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमोट्स डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? कैरेक्टर्स की डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, क्योंकि जो उनका जेनेटिक मटेरियल है वो बोथ से दोनों ही पेरेंट्स से आ रहा होता है, मदर और फादर दोनों से। न्यू कॉम्बिनेशन, यानी क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं तो दोनों से ही कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं, तो डाइवर्सिटी जो है ज़्यादा होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑफस्प्रिंग में। जबकि ए सेक्सुअल में एक ही इंडिविजुअल होता है इन्वॉल्व रिप्रोडक्शन में, तो वहाँ पे डाइवर्सिटी इतनी नहीं होती है। न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स अपीयर इन दी ऑफस्प्रिंग, तो न्यू कॉम्बिनेशन होता है कैरेक्टर्स का देखने को मिलता है ऑफस्प्रिंग में। इट प्लेज अ वाइटर रोल इन दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। इससे क्या होता है, अगर न्यू कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं यानी वेरिएशंस भी आ रही हैं, तो ऐसे ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम न्यू स्पीशीज़ का ओरिजिन भी हो जाता है। एट टाइम्स हिडन कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट्स गेट एक्सप्रेस इन दी ऑफस्प्रिंग। कुछ बार क्या होता है, देखा गया कि जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स में नहीं थे, मतलब कि हिडन थे, एक्सप्रेस नहीं थे पेरेंट्स में बट प्रेजेंट थे, वही जो है कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में एक्सप्रेस हो जाते हैं, दिखने लगते हैं। दिस लीड्स टू वेरिएशंस, इससे क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो वेरिएशंस को रिजल्ट करता है, लीड करता है। द इंडिविजुअल फॉर्म्ड इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। जो इंडिविजुअल नया ऑफस्प्रिंग जो बनता है वो क्या होता है, अपने दोनों ही पेरेंट्स से जेनेटिकली डिफरेंट होता है। वेरिएशंस आर नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन, तो यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिकली डिफरेंट होता है।
वेरिएशंस किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी के ऊपर हम देख लेते हैं कि भाई डिसएडवांटेजेस क्या हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। क्योंकि हमने देखा कि उसमें एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है और इसमें कोई वेरिएशन नहीं होती है। देयरफॉर स्पीशीज कैन नॉट अडॉप्ट टू चेंजेस टू इट्स एनवायरनमेंट, इसलिए कोई वेरिएशन नहीं होती इनके ऑफस्प्रिंग में या इंडिविजुअल्स में। तो जो स्पीशीज़ हैं वो न्यू जो चेंजेस हो रहे होते हैं उनके एनवायरनमेंट में उस पर अडेप्ट नहीं कर पाती अपने आप को, और उससे क्या हो सकता है, वो कोई भी ऐसा ड्रास्टिक चेंज आएगा तो स्पीशीज़ जो है वाइप आउट हो जाएगी या फिर डाई आउट हो जाएगी, राइट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिजम्स दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, ये बात इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली डिफरेंट थे, एसेक्सुअल में जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं। जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते जाते हैं वो सारे कैसे होते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट से। इन केस ऑफ एनी डिफेक्ट इन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, अगर सिर्फ कुछ करेक्टर्स ही नहीं पास ऑन होते हैं आइडेंटिकली, बट अगर कुछ डिफेक्ट भी है पेरेंट्स में तो वो भी जो है ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट हो जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्या है? हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। तो हमने देखा था एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में फिजन पढ़ा था, जिसमें हमने बाइनरी फिजन और मल्टी फिजन देखा था, मल्टीपल फिजन देखा था। बाइनरी में मैंने बताया था बाय, जो बाई है वो रूट वर्ड होता है टू के लिए, तो यानी एक सेल जब दो में डिवाइड हो जाता है, दो सेल रिप्रोड्यूस करता है, तो उसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। मल्टीपल फिजन क्या है? जब एक सेल से बहुत सारे सेल्स बन रहे हो, मल्टीपल बन रहे हो, दो से ज़्यादा बन रहे हो, तो हमने इसे मल्टीपल फिजन बोल दिया। इट इज़ द डिवीजन ऑफ द पेरेंट सेल इनटू टू इक्वल साइज डॉटर सेल्स। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है? जो पेरेंट सेल होता है डिवाइड होके वो दो इक्वल साइज के डॉटर सेल्स बनाता है। जबकि मल्टीपल फिजन में क्या होता है? जो पेरेंट सेल होता है डिवाइड होके बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाता है, तभी मल्टीपल नाम है। इन दिस न्यूक्लियस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स ओनली वंस। तो ये दोनों ही मल्टीपल और बाइनरी फिजन हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखे थे। तो इसमें जो न्यूक्लियस है बाइनरी फिजन में वो एक ही बार डिवाइड होगा, तभी तो एक बार डिवाइड होके वो दो बना देता है। और जबकि न्यूक्लियस जो है इसमें डिवाइड्स होगा बहुत सेवरल टाइम्स, मतलब एक बार से ज़्यादा बार डिवाइड होगा, तभी तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनेंगे। तो इसका एग्जांपल हमने देखा था अमीबा और पैरामीशियम जो है बाइनरी फिजन से ही डिवाइड करते हैं। जबकि मल्टीपल फिजन में प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट है उसका एग्जांपल हमने देखा था। बाइनरी फिजन में भी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, मतलब जो इसमें जो डिवीजन ऑफ सेल्स होती है वो ट्रांसवर्स हो सकती है या लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है, या किसी भी प्लेन, जैसे अमीबा है तो उसमें तो किसी भी प्लेन से हो जाती है, कैसे भी वो डिवाइड कर जाता है, राइट। और जो हमारा ये मल्टीपल फिजन है इसमें जो डिवीजन होती है, फिजन जो होता है वो पेरेंट सेल के अंदर ही होता है। तो देखिए जो ये अमीबा है इसमें हमने अमीबा का डायग्राम बनाया है। अमीबा में ये न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। फिर बीच में पहले जो न्यूक्लियस जो है यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, फिर बीच में हमारे को ये साइटोप्लाज्म वाला पार्ट भी जो है बीच में हमारे को कंस्ट्रिक्शन दिखना शुरू हो जाएगी, जो मेम्ब्रेन है वो ऐसे कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगी और बाद में वो दो डॉटर सेल्स में प्रोड्यूस कर देगी अपने अपने अलग अलग इक्वल साइज के। जबकि ये जो हमारा प्लाज्मोडियम वाला ये हमें दिख रहा है, प्लाज्मोडियम हमें पता हमारे रेड ब्लड सेल्स में आरबीसीज में जाके मलेरियल पैरासाइट जो है वो वहाँ पे अटैक करता है और फिर वहाँ पे रेड ब्लड सेल में ही डिवाइड होता है। देख रहे हैं बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं आरबीसी के अंदर ही, वो प्लाज्मोडियम बनते जा रहे हैं और फिर बाद में वो बस्ट आउट हो जाता है और बहुत सारे जो है प्लाज्मोडियम रिलीज हो जाते हैं आउट ऑफ द आरबीसी। और दूसरा हमने बाइनरी फ्यूजन पैरामीशियम में बोला था, तो पैरामीशियम हमें ऐसे दिखता है। पहले भी हमने देखा ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये इसके सीलिया हैं, सीलियास बोलते हैं इनको। और यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस जो है यहाँ पे डिवाइड करना शुरू कर दिया, स्प्लिट होना शुरू हो गया और फिर बाद में ये टू डॉटर सेल्स बना देता है, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जो भी आपकी क्वेरीज हो, डाउट्स हो या कुछ भी आपको सजेशंस भी देना होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। टिल देन पढ़ते रहिए और आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर 9 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 मैं कर चुकी हूँ। सो जिन्होंने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी है उन सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वो वीडियोस जाकर ज़रूर देखिए। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।
and don't forget to like, share and subscribe to my channel.